Assalamu alaikum dear students. Welcome to the platform of Nain Academy. I'm your host Mohammed Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम सीलिया फ्लैजेला को स्टडी करेंगे। इसको स्टडी करने से पहले इससे पिछले जो हम टॉपिक था हमारा जो कि साइटोस्केलेटन था बच्चों, उसकी एक दो बातें रह गई थी पिछले लेक्चर के अंदर। मैं आपके साथ इसे डिस्कस कर लेता हूँ। मुझे अगर आप देखेंगे ये डायग्राम पिछले लेक्चर के अंदर रह गई थी और मैंने आपको इसके रीजन बता दी थी। देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रही है माइक्रोफिलामेंट्स हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। मैंने आपको इसकी रीजन बताई थी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इसे क्यों कहते हैं, इसकी रीजन क्या होती है मैंने आपको बताई थी ना, क्योंकि बच्चों इसका डायमीटर जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के दरमियान में होता है, इसी वजह से इसे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कहते हैं। और बच्चों वहां पे मैंने आप लोगों को फर्जी वैल्यूज बताई थी। ठीक है, मैंने आपसे कहा था फर्ज करें अगर इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, तो इसका डायमीटर यहाँ पे होगा। ठीक है, लेकिन मैंने ये डायग्राम पे गौर नहीं किया था। यहाँ पे डायग्राम में देखिए उन्होंने छोटा सा करके ना ये डायमीटर की वैल्यूज भी लिखी हुई है। देखिए आपने इसको जहन में रखनी है, देखिए आपको नजर आ रहा है। तो बच्चों ये चीज रह गई थी। अब यहाँ पे देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स का डायमीटर कितना है, 7 नैनोमीटर। माइक्रोफिलामेंट्स का डायमीटर कितना है बच्चों, 25 नैनोमीटर। और इसका डायमीटर कितना है बच्चों इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का, 8 to 12, मतलब इन दोनों के दरमियान है, इसी वजह से इसे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कहते हैं। तो बच्चों इनके डायमीटर की वैल्यूज जो है ये आपसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये आपकी बुक के। ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से याद रखने हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का डायमीटर 7 नैनोमीटर होता है, माइक्रोफिलामेंट्स का डायमीटर 7 नैनोमीटर है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का 25 नैनोमीटर है। और बच्चों इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का डायमीटर कितना है, 8 to 12 नैनोमीटर होता है। तो ये सबसे पहला है माइक्रोफिलामेंट, इसके बाद है माइक्रोट्यूब्यूल और इसके बाद इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। बाकी आप देख सकते हैं इस डायग्राम में ये आपको नजर आ रहा है माइक्रोफिलामेंट्स किस तरह से धागों की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, इनके सेल मेम्ब्रेन है, दरम्यान में न्यूक्लियस आपको नजर आ रहा है। माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं बच्चों, इनके सबयूनिट ट्यूब्यूलिन सबयूनिट होता है जो कि दो प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, अल्फा ट्यूब्यूलिन और एक बीटा ट्यूब्यूलिन। अब बच्चों यहाँ पे एक और काबिल और बात है कि प्रोटोफिलामेंट क्या होता है। बच्चों ये जो पूरा आपको नजर आ रहा है ना माइक्रोट्यूब्यूल है। ठीक है, अब बच्चों माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर यहाँ पे देखें ये जो आपको नजर आ रहा है ना ट्यूब्यूलिन सब, जो ट्यूब्यूलिन सब यूनिट है ना ये जो कि अल्फा और बीटा प्रोटीन से मिलकर बन रहा है। बच्चों इसकी ना कुछ जब कुछ सब यूनिट जो है वो एक मिलकर एक लाइन बना लें इस तरह से, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये बच्चों छोटा फिलामेंट बन जाता है, इसे हम प्रोटोफिलामेंट कहते हैं। ठीक है, फिर इस तरह के कई सारे प्रोटोफिलामेंट्स आपस में मिलकर बच्चों माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं। तो आप इसको ध्यान में रखना है, प्रोटोफिलामेंट क्या होता है, कुछ ट्यूब्यूलिन सब यूनिट्स जब आपस में मिलते हैं ना तो वो प्रोटोफिलामेंट बनाते हैं। जब काफी सारे प्रोटोफिलामेंट्स आपस में मिल जाते हैं तो बच्चों माइक्रोट्यूब्यूल बनती है। तो आप लोगों ने इसको भी ध्यान में रखना है। बच्चों ये आपको नजर आ रहे हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, इनका फाइब्रियस यूनिट है ये। आपको पता है किन प्रोटीन से, वायमेंटिन, कैराटिन, डेस्मिन, लैमिन। ठीक है, ये सारी प्रोटीन जो थी बच्चों मैंने आप लोगों को पढ़ा दी थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये डायग्राम भी क्लियर हो गई होगी। आप लोगों ने ये भी ड्रॉ भी करनी है, ये डायग्राम और ये डायग्राम, और साथ ये डायग्राम आप लोगों ने ड्रॉ भी करनी है। तो आप लोगों ने इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चों आए आज हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मुझे हमारे पास जो आज का टॉपिक है दिस इज सीलिया एंड फ्लैजेला। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीलिया और फ्लैजेला को डिस्कस करेंगे। अब बच्चों सीलिया क्या होते हैं और फ्लैजेला क्या होते हैं, ये इससे पहले हम सेंट्रियोल्स के अंदर भी इनका जिक्र कर चुके हैं। बच्चों सीलिया है ना जो, ये छोटे छोटे से बालों की तरह की प्रोजेक्शन होती है। प्रोजेक्शन का क्या मतलब है, बाहर निकली हुई चीजें होती है। जिस तरह मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक जानदार है जिसका नाम है पैरामीशियम। पैरामीशियम से तो आप खूबी वाकिफ हैं। इसके बॉडी के बाद छोटे छोटे से क्या होते हैं बच्चों, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। मैं आपको आगे डायग्राम में भी दिखाऊंगा। और बच्चों फ्लैजेला क्या होता है, ये सीलिया से बड़ा होता है। ठीक है, और फ्लैजेला की तादाद कम होती है। ठीक है, अब इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, दोनों का ठीक है काम भी तकरीबन सेम है। सीलिया भी मूवमेंट में मदद देते हैं, फ्लैजेला भी मूवमेंट में मदद देते हैं। ठीक है, बस इनके साइज का फर्क है और तादाद का फर्क है। सीलिया तादाद में ज्यादा होते हैं, साइज में छोटे होते हैं। फ्लैजेला तादाद के अंदर कम होते हैं और ये साइज में बड़े होते हैं। बच्चों इनका काम क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है आए इनकी डिटेल हम तफसील से स्टडी करते हैं। बच्चों सबसे पहले देखें डेफिनेशन लिखी हुई है सीलिया फ्लैजेला की, इकट्ठी डेफिनेशन है। आप यहाँ पे अगर गौर करेंगे ना, ठीक है, दे आर थिन। थिन का मतलब क्या होता है बच्चों, बारीक। टेल, टेल कहते हैं दुम को। ठीक है, अगर एक जानदार को देखें ना, फर्ज करें कि अगर आप इस तरह से आप यूग्लिना को ही ले लें, यूग्लिना को लेंगे तो बच्चों इसके इस तरह से ना एक फ्लैजेला निकला होगा। तो फ्लैजेला हमें ऐसा नजर आता है जैसे टेल की तरह का स्ट्रक्चर है। और बच्चों इसी तरह जो सीलिया है ना, जो सीलिया भी जब हम देखेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म के बाहर, तो इस तरह से हमें टेल की तरह के स्ट्रक्चर नजर आते हैं। दे आर थिन, बारीक, टेल लाइक प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन बच्चों कहते हैं बॉडी से बाहर निकली हुई चीज, इसे हम प्रोजेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बारीक दुम की तरह की प्रोजेक्शन है। एक्सटेंडिंग, एक्सटेंडिंग का मतलब होता है फैले हुए होना फ्रॉम द सेल बॉडी, जो कि सेल बॉडी से फैले हुए होते हैं। तो सेल बॉडी क्या होते हैं, आप लोगों ने बेसिकली न्यूरॉन के अंदर इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था मैट्रिक के अंदर। एक जो न्यूरॉन है ना, मैं अगर यहाँ पे उसको ड्रॉ करूं इस तरह से, ठीक है,
बच्चों यहाँ पे इस तरह न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर होता था, जो हमारे पास ये मेन बॉडी होती थी, इसकी सेल बॉडी कहते थे और इसको हम एक्सॉन कहते थे। वो जो असल में सेल बॉडी हम कहते हैं सेल का वो मेन पार्ट जहाँ पे न्यूक्लियस और बाकी तमाम अहम ऑर्गेनाइज पड़ी होती है ना, उसे हम सेल बॉडी कहते हैं, ये मेन सेल बॉडी है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे देखें जो एक्सोन था ना, ये भी क्या थी, उसकी एक किस्म की प्रोजेक्शन ही थी उस सेल बॉडी की। तो बच्चों यहाँ पर भी यही है कि जो मेन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना, ये वाला ये सेल बॉडी है इसकी, और बच्चों ये इसकी क्या है, थिन टेल लाइक प्रोजेक्शन है जो कि सेल बॉडी से बाहर निकल रही है। इसी तरह यहाँ पे भी देखेंगे, जब आप पैरामीशियम में देखेंगे तो ये भी बच्चों इसकी मेन बॉडी है, और जो सीलिया से बाहर निकल रहे हैं वो भी इसकी क्या है, प्रोजेक्शन है। क्लियर। अब बच्चों इनका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। जो सीलियम है ना, ये सिंगुलर है, सीलिया क्या है, प्लूरल है, इसको आपने ध्यान में रखना है। सीलियम प्लूरल सीलिया, एंड फ्लेजेलम, फ्लेजेलम का बच्चों प्लूरल क्या होता है, फ्लेजेला। ठीक है। आर द लोकोमोटर, बच्चों लोकोमोटर क्या होता है, लोकोमोटर जो लफ्ज है ना, ये निकला है लोकोमोशन से। किससे निकला है बच्चों, लोकोमोशन से निकला। बच्चों लोकोमोशन का मतलब क्या होता है, लोकोमोशन का मतलब होता है एक जानदार का एक जगह से दूसरी जगह मुकम्मल तौर पर मूव कर जाना, इसे हम कहते हैं लोकोमोशन। हमारे पास मूवमेंट्स की ना दो टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स बच्चों, एक को हम कहते हैं लोकोमोशन। मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स से मुराद क्या होता है, जिस्म के हिस्सों का मूव करना। मिसाल के तौर पर मैं इधर बैठा हूँ, मैं अपनी आंखों को हिला रहा हूँ, मैं अपने हाथ को हिला रहा हूँ, ठीक है, मैं मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स कर रहा हूँ, मैं लोकोमोशन नहीं कर रहा। लेकिन मैं जब चल के एक जगह से दूसरी जगह चला जाऊंगा तो अब मैं लोकोमोशन करूंगा। तो बच्चों ये जो और ये दो यहाँ पे जो आपके सामने स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ना, एक सीलिया और एक फ्लिजेला, बच्चों ये लोकोमोशन करवाते हैं, मतलब ये जानदार को एक जगह से दूसरी जगह कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर मूव करवा देते हैं। देखिए, तो ये क्या है, लोकोमोटर अपेंडिजेस। अपेंडिजेस बच्चों उर्दू में कहते हैं आजा, किसे कहते हैं, अजा को कहते हैं। ठीक है, अजा मतलब जो मेन बॉडी से बाहर निकली हुई चीजें होती है ना, ये अपेंडिजेस हैं। जिस तरह हमारा बॉडी, ये जो मेन ट्रंक है, ठीक है, और ये हमारे दोनों हाथ, दोनों बाजू इससे बाहर निकले हुए हैं। ठीक है, जो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ज्योमेट्रिक के अंदर पढ़ाया था, जब स्केलेटन पढ़ाया था, वहां पे मैंने आपको बताया था कि हमारे स्केलेटन के दो हिस्से हैं, एक है एक्सियल स्केलेटन जो कि मेन हिस्सा है, और एक है अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर मतलब जो एक्सियल से बाहर निकला हुआ है वो अपेंडिकुलर है। अपेंडिकुलर देखिए वो लफ्ज है ना अपेंडिकुलर, अपेंडिजिस से ही निकला है। अपेंडिजेस कहते हैं अज़ा को, जो मेन बॉडी से बाहर निकली हुई चीजें होती हैं उन्हें अपेंडिजेस कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या आता था, दोनों हाथ और दोनों पांव आ जाते थे, जो कि हमारा जो मेन धड़ है इससे बाहर निकले हुए हैं। तो बच्चों यहाँ पे भी ऐसा है, ये इनकी मेन बॉडी है और इससे ये जो है ये प्रोजेक्शन आप इन्हें कह लें, आप इन्हें अपेंडिजेस कह लें। ठीक है, इससे बाहर निकले हुए हैं बच्चों। डैट प्रोट्रूड, प्रोट्रूड का मतलब होता है बाहर निकलना फ्रॉम सर्टेन सेल्स, खास सेल्स से। सीलिया और फ्लैजेला क्या है बच्चों, लोकोमोटर अपेंडिजेस है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह हरकत करने वाले आज़ा हैं जो कि बाहर निकले होते हैं खास किस्म के सेल से। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अब जो सीलिया और फ्लैजेला में ना आपने डिफरेंस ध्यान में रखना है, वो ठीक है इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। सीलिया और फ्लैजेला में अगर आप आपसे डिफरेंस पूछ ले के बताओ डिफरेंस क्या होते हैं, तो आप लोग फौरन से रेफरेंस बता सके। देखिए सीलिया क्या होते हैं, सीलिया आर शॉर्ट इन लेंथ, ये लेंथ में छोटे होते हैं, जाहिर सी बात है। फ्लैजेला आर लॉन्गर, ये लेंथ में बड़े होते हैं। दे आर नुमेरियस इन नंबर, नुमेरियस का मतलब होता है कसरत से पाया जाना, ये बहुत ज्यादा होते हैं बच्चे, तादाद के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं। जबकि दे आर लेस इन नुमेरियस इन नंबर, बच्चे तादाद के अंदर क्या होते हैं, कम होते हैं। आपने इसको ध्यान में रखना है। अब बच्चों इसकी एग्जांपल क्या है, किन किन जानदारों के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल जो है वो पैरामीशियम है। फ्लैजेला कहाँ पे पाया जाता है बच्चों, पैरामीशियम में पाया जाता है। अगर आपसे पूछे पैरामीशियम के अलावा और कहाँ पे पाया जाता है, ह्यूमंस के अंदर अगर आपसे बात की जाए, ठीक है, सीलिया कहाँ पे पाए जाते हैं तो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सीलिया ह्यूमन के अंदर जो है वो ट्रिकिया के अंदर भी पाए जाते हैं, जो हमारी सांस की नाली है ना, ये वाली हम नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा बच्चों अगर आपसे पूछा जाए फ्लैजेला ह्यूमंस के अंदर कहाँ पे होते हैं, तो आप एक एग्जाम्पल जो है वो सिंपल स्पर्म सेल के दे सकते हैं। मैं आपको इसकी भी डायग्राम आगे दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है। ये आमतौर पर बैक्टीरिया के अंदर भी पाए जाते हैं। यूग्लिना जो है, अब ये देखें बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोट है बच्चों, क्या है, प्रोकैरियोट है। अब प्रोकैरियोट के अंदर भी फ्लैजेला मौजूद होते हैं। ठीक है, अब बच्चों लेकिन आपने ध्यान में रखना है कि उनका जो फ्लैजेला है यूकैरियोट के फ्लैजेला से मुख्तलिफ होता है। कैसे मुख्तलिफ होता है इसको हम इंशाल्लाह लेक्चर के इख्तिताम पे देखेंगे। बच्चों इसके अलावा यूग्लिना आपको पता है कि किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है, कि यूकैरियोट है तो इसके अंदर भी फ्लैजेला पाया जाता है। इसके अलावा ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो स्पर्म सेल के अंदर फ्लैजेला पाया जाता है। बस यहाँ पे आप देखें ना, ये आपको से नजर आ रहा है। ठीक है, ये आपको एक जानदार नजर आ रहा है जिसका नाम क्या है, विच इज यूग्लिना। ये क्या है बच्चों, यूग्लिना है। और यूग्लिना के बॉडी के बाहर आप देखें इस तरह से आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये क्या है, फ्लेजर। अब देखिए आपको नजर आ रहा है कि ये इसकी मेन बॉडी है जिसे हम सेल बॉडी कह रहे हैं। सेल बॉडी से थिन बारीक, ठीक है, टेल की तरह की प्रोजेक्शन निकल रही है। ठीक है, जाहिर सी बात है जो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। ठीक है बच्चों, इस तरह यहाँ पे देखें आप, ये आपको नीचे नजर आ रहा है। ये जानदार क्या है बच्चों, इस जानदार का नाम है पैरामीशियम। क्या नाम है बच्चों, पैरामीशियम। तो आपने इसको ध्यान रखना है। पैरामीशियम के अंदर बच्चों क्या है यहाँ पे, अब देखिए आपको क्या नजर आ रहे हैं, बारीक बारीक से हेयर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं आपको। ये क्या होते हैं बच्चों,
सीलिया होते हैं। क्या होते हैं? सीलिया। आप देखें किस तरह से आपको खूबसूरत तरीके से बारीक बारीक से स्ट्रक्चर्स आपको खूबसूरत से डायग्राम में नजर आ रहे हैं बच्चों। ये क्या है हमारे पास? ये है सीलिया। और सीलिया जो है बच्चों, इससे ये भी लोकोमोटर अपेंडेजेस है। फ्लैजेला भी लोकोमोटर अपेंडेजेस है और सीलिया भी लोकोमोटर अपेंडेजेस है। अब लोकोमोटर अपेंडेजेस में लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं? ताकि आप लोगों को याद हो जाए लोकोमोटर अपेंडेजेस का क्या मतलब होता है। ऐसे अज़ा जो कि एक जानदार को एक जगह से दूसरी जगह हरकत करवाते हैं। ठीक है बच्चों, मैं आपसे पूछूं आपके लोकोमोटर अपेंडेजेस क्या है, तो आप क्या कहेंगे? आपकी टांगे। हमारी टांगे हमारी लोकोमोटर अपेंडेजेस है, वो हमारी बॉडी के अंदर क्या करवाती हैं? लोकोमोशन करवाती हैं। तो आप लोगों ने इन तमाम चीजों को जहन में रखना है। क्लियर? तो बच्चों एक और चीज आपने ध्यान रखनी है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताते चलूं। हम मैंने आपको जब सेंट्रियोल्स पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो सीलिया और फ्लैजेला है ना, ये सेंट्रियोल से अराइज होते हैं, सेंट्रियोल से निकलते हैं। इसी वजह से इन सेंट्रियोल्स को हम बच्चों किसका भी नाम देते हैं? बेसल बॉडी का नाम भी देते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीलिया और फ्लैजेला की बेस होती है। तो बच्चों यहाँ पे देखें फ्लैजेला है, इस फ्लैजेला के यहाँ पे बच्चों एक सेंट्रियोल मौजूद होगा जो कि इसकी बेसल बॉडी कहलाएगी। इसी तरह बच्चों यहाँ पे भी आपको छोटे छोटे से नजर तो आ रहे हैं, छोटे छोटे से यहाँ पे सेंट्रियोल्स मौजूद है। हर सीलिया के नीचे एक सेंट्रियोल मौजूद होता है जिससे वो सीलिया निकल रहा होता है, बाहर की तरफ निकल रहा होता है। ठीक है बच्चों, इस सीलिया को हम क्या कहते हैं? ये जो नीचे उसकी जो बेस है, ठीक है, सीलिया के नीचे जो बेस होती है, जो सेंट्रियोल मौजूद होता है, उसे हम बेसल बॉडी कहते हैं। क्लियर? तो बच्चों नेक्स्ट आपने हेडिंग बनानी प्रेजेंस ऑफ सीलिया। बच्चों आपने कोर्स में रखना है कि बुक के अंदर हेडिंग नहीं बनी हुई, तो जिस तरह से मैं आप लोगों को लेक्चर के दौरान हेडिंग्स बनवाता हूं, आप लोगों ने इसी तरह से हेडिंग्स बनानी है और टॉपिक को इसी तरह से लिखना है। समझ आ रही? आपने बायोलॉजी के अंदर हेडिंग्स और डायग्राम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप लोगों ने दोनों ही कॉपी करनी है। जो डायग्राम आपको आसान लगती है फौरन से बना लो। ठीक है, तो आपको आसान नहीं लगती उसको स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोग बाद में उसकी अगर क्या कर सकें, देख सकें इसे। ठीक है, तो बस आप लोगों ने इन हेडिंग्स को लाजमी बुक से जो लाइन जहां पे मैंने लिखी हुई है ना, जिस हेडिंग के नीचे लिखी हुई है, आपने सिर्फ वहीं पे लिखना है। देखिए प्रेजेंस ऑफ सीलिया, सीलिया मौजूद कहाँ पे होते हैं? अब अगर हम प्लांट्स की बात करें ना, सीलिया रेयर इन प्लांट्स, सीलिया प्लांट्स के अंदर बहुत कम, या आप ये कह लें कि सीलिया प्लांट्स के अंदर पाए ही नहीं जाते। बहुत पुराने जो प्लांट्स थे ना, मतलब जब प्लांट्स की एवोल्यूशन हो रही थी, जो बहुत ही शुरू वाले प्लांट्स थे, ठीक है, उनके अंदर बहुत शायद नादिर के जो गैमेट्स थे ना, स्पर्म और एग, वहां पे मौजूद थे। ठीक है, वहां पे भी सीलिया नहीं बल्कि फ्लैजेला मौजूद थे, फ्लैजेला पाए जाते थे उनके पास भी। लेकिन बच्चों अब आपने ये ध्यान में रखना है कि इनके पास जो है ना, प्लांट्स के पास सीलिया तकरीबन ना होने के बराबर होते हैं। सीलिया रेयर इन प्लांट्स, ठीक है, सीलिया प्लांट्स के अंदर बहुत कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब मैनी प्रोटोजोन्स, बच्चों बहुत सारे प्रोटोजोन्स में, जैसे कि सीलिएट्स पोसेस सीलिया। हम इसका क्या मतलब? सबसे पहले आपको बताना चाहिए प्रोटोजोन्स हम किसे कहते हैं। बच्चों मैंने आपको 12 मिनट में बताया हुआ कि किंगडम हमारे पास यूकेरियोट्स के ना 4 किंगडम्स हैं। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। बाकी प्रोकैरियोट्स हैं, हम यूकेरियोट्स के 4 किंगडम है। बच्चों इसमें जो किंगडम प्रोटिस्टा है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इसे हम बास्केट किंगडम कहते हैं। अब बाकी तीनों किंगडम्स के जानदार जो कि उनके अंदर फिट नहीं होते, हम वहां से उठाकर इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, उनका वहां से उठा के इसके अंदर डाल देते हैं। बच्चों किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ना 3 कैटेगरीज बनी हुई हैं। एक को हम कहते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, एक को हम कहते हैं फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, एक को हम कहते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। अब बच्चों जो कैटेगरी है ना एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की, इसको हम नाम देते हैं प्रोटोजोन्स का। किसका नाम देते हैं? प्रोटोजोन्स। तो प्रोटोजोन्स किसे कहते हैं बच्चों? इसे आप लिख भी सकते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। मतलब आसान जुबान में अगर आपसे मुझे बताएं ये क्या होते हैं प्रोटोजोन, तो बच्चों आपने आसान जुबान में ये बताना है कि ऐसे जानदार हैं जो कि किंगडम एनिमेलिया से निकाल दिए गए हैं। किंगडम एनिमेलिया से इनके जानदार जो उनकी खसूसियात जो थी वो मैच नहीं करती थी। ठीक है, तो इनको वहां से निकालकर किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया गया। किंगडम प्रोटिस्टा की मेंबर्स हैं। अब जो प्रोटोजोन्स है ना, जो ठीक है, पहले हमारी जो बुक थी ना उसके अंदर प्रॉपर इसका एक बड़ा चैप्टर था किंगडम प्रोटिस्टा का, वहां पे हम इसको तफसील से पढ़ते थे। प्रोटोजोन्स में ना बच्चों अलग अलग क्लासेस हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं इनकी। मिसाल के तौर पर अगर आपको कुछ एक बताओ ना, एक इनकी कैटेगरी है अमीबा। इनकी 6 कैटेगरीज हैं बड़ी। एक अमीबा है बच्चों, एक हमारे पास है जूफ्लैजिलेट्स। ठीक है, मैं आपको नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। एक हमारे पास क्या है? जूफ्लैजिलेट्स है। कुछ इसके अलावा एक हमारे पास है सीलिएट्स। क्या है? सीलिएट्स। इसके अलावा एक हमारे पास जो है वो है एपिकोम्प्लेक्सेंस, कॉम्प्लेक्सेंस। इसके अलावा बच्चों एक हमारे पास है एक्टिनोपोड्स। क्या है बच्चों? एक्टिनोपोड्स। और एक हमारे पास है फोरामिनिफेरा। ठीक है, क्या है? फोरामिनिफेरा। तो बच्चों ये इसमें 6 बड़ी क्लासेस हैं प्रोटोजोन्स की। ठीक है, अब चाहे तो आप याद कर लें, चाहे तो आप ना याद करें, क्योंकि अभी मैंने बुक को तफसील से नहीं देखा। हो सकता है कि हमारी बुक के अंदर जो है इन क्लासेस को हम डिटेल से पढ़े, लेकिन जो इससे पिछली बुक थी ना उसके अंदर प्रॉपर ये 6 क्लासेस जो थी ना बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन की हुई थी। तो बच्चों यहाँ पे ये आपको एक नजर आ रहा है कैटेगरी है सीलिएट्स की। किसकी है? सीलिएट्स। अब सीलिएट्स कुछ ऐसे ऐसे जानदार को कहते हैं इनके बॉडी के बाहर सीलिया मौजूद होते हैं। ठीक है, पीछे यहाँ पे वही लिख रहा है मैनी प्रोटोजोन, बहुत सारे ये प्रोटोजोन मतलब एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। ठीक है, जिसमें क्या आते हैं? सीलिएट्स।
अब जो सीलियर्स जो है इसकी कई सारी कैटेगरीज है, उनमें से एक कैटेगरी जो है वो सीलियर्स है यहाँ पे। तो इनके पास बच्चों क्या मौजूद होते हैं, सीलिया मौजूद होते हैं। देखिए मैंने आपको ये 2 दफा समझाने के लिए ठीक है कितनी सारी बातें समझा दी, तो आप लोगों ने इसको याद भी रखना है। ठीक है, आगे देखें लार्जर यूकैरियोट्स, बच्चों बड़े बड़े यूकैरियोट्स होते हैं। बड़े यूकैरियोट्स में क्या आते हैं बच्चों, मैमल्स आते हैं। बच्चों आपसे कोई पूछे मैमल्स क्या होते हैं तो आप क्या कहेंगे? बच्चों मैमल्स के ना वैसे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन 2 कैरेक्टर्स बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन है, जो कि आपने आम जुबान में अपने टीचर्स से ठीक है सुने होंगे। बच्चों वो क्या कैरेक्टर्स होते हैं मैमल्स के पास? ठीक है, इनकी बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं और ये अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं। इनके पास ये 2 कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, इनके बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं और ये क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं। तो आपने इस 2 कैरेक्टर्स को जहन में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे ना जब हम ये कैरेक्टर्स बताते हैं तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है ना, ठीक है, वो ये होता है कि डू मेल्स आर इंक्लूडेड इन मैमल्स? ठीक है, तो बच्चों यस, मेल्स आर इंक्लूडेड इन मैमल्स। ठीक है, अब इसकी रीजन क्या है? अब ठीक है, अब उनके स्किन के ऊपर तो हेयर्स होते हैं, लेकिन वो मिल्किंग तो नहीं करते। अब इसकी रीजन क्या है बच्चों? उनमें मेमोरी ग्लैंड्स डीजनरेट होते हैं। ठीक है, मतलब उनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स बनते नहीं है। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स उनके अंदर बनते नहीं है। विद इन फीमेल्स वो डेवलप हो जाते हैं, मेल्स के अंदर जो है वो डीजनरेट होते हैं, वो बनते नहीं है। तो आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, यूकैरियोट्स के बहरहाल ये बड़े कैरेक्टर्स जो हैं वो यही हैं। ठीक है, मेल्स चाहे फीमेल्स, ठीक है, दोनों ही हमारे पास मैमल्स हैं, हम ह्यूमंस मैमल्स हैं। इसके अलावा हमारे जितने भी जानदार हैं जिनकी स्किन के ऊपर हेयर्स हैं, जो अपने बच्चों को मिल्क फीड कर सकते हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, मैमल्स हैं। ठीक है, तो बड़े बड़े यूकैरियोट जैसे के मैमल्स, बच्चों इनके पास क्या होते हैं, सीलिया होते हैं, कुछ सेल्स सर्फेसिस, कुछ सेल्स की सतह के ऊपर इनके पास क्या होते हैं बच्चों, सीलिया मौजूद होते हैं। अब बच्चों मिसाल के तौर पर यहाँ पे मिसाल देता है, इन ह्यूमन इंसानों में सीलिया आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकिया बच्चों सांस की नाली को कहते हैं। आप इस हाथ लगाए ना यहाँ पे, तो ये आपकी सांस की नाली है, इसे हम ट्रेकिया कहते हैं। बच्चों यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे जो सीलिया मौजूद होते हैं वेयर दे स्वीप। बच्चों स्वीप का मतलब क्या होता है? स्वीप आमतौर पे ना आपने सुना होगा एक कॉमन लफ्ज स्वीपर। स्वीपर किसे कहते हैं बच्चों? स्वीपर कहते हैं वो साफ सफाई करने वाला जो बंदा होता है, झाड़ू लगाना। ठीक है, स्वीप का लफ्जी मतलब आप देखेंगे ना डिक्शनरी में, जिसका मतलब होता है झाड़ू लगाना। ठीक है, तो स्वीप म्यूकस। अब झाड़ू में बच्चों क्या करते हैं, झाड़ू हम लगा रहे होते हैं तो हम जितना भी कचरा होता है ना उसको एक साइड पे लेके जा रहे होते हैं, एक साइड पे लेके जा रहे होते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ये जो सीढ़ी है ना, यही काम करते हैं, स्वीप करते हैं, एक साइड पे लेके जाते हैं म्यूकस को। बच्चों म्यूकस क्या होता है, वो नेचुरल, आप ये समझ लें कुदरती तौर पर वो बलगम जो कि हमारे जिस ठीक है हमारे सांस की नाली के अंदर बनती है। डर्ट, डर्ट कहते हैं बच्चों गर्दो गुबार को। ठीक है, आउट ऑफ द ब्रीथिंग ट्यूब, जो सांस की नालियों के ट्यूब है इनसे बाहर। बच्चों मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ, यहाँ से आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी। और जो देखें आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे हम सांस के जरिए ना, ये सांस के जरिए देखें हमारी सांस की नाली आपको यहाँ पे, और सांस की नाली आगे जाके लंग्स में चली जाती है। अब जो सांस की नाली से हवा गुजर रही होती है ना, तो बच्चों ट्रेकिया का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। देखिए यहाँ पे कौन सी तरह के सेल्स पाए जाते हैं? मुझे हमने पढ़ा था, यहाँ पे होते हैं सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। एपिथेलियम बच्चों हमारी बॉडी की, आपको पता है कि वो लेयर है जो कि हमारी बॉडी की लाइनिंग को कवर करती है। और बच्चों यहाँ पे जो ट्रेकिया है, इसकी बाहर वाली लाइनिंग को कौन सी टाइप कवर करती है? सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। इसके कई सारे टाइप्स थी जो कि हमने अपने मैट्रिक के अंदर तफसील से पढ़ी। कई सारे इसके टाइप्स हैं, लेकिन इसमें जो एक है ना वो है सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। बच्चों कोलमनर मतलब कॉलम शेप सेल्स होते हैं, देखिए आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये कॉलम शेप सेल्स हैं। ठीक है, और बच्चों इनके ऊपर क्या मौजूद होते हैं? सीलिया मौजूद होते हैं। तो ये क्या हो गई, सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम, मतलब सबसे ऊपर वाली लाइनिंग बना रहे हैं, इसी वजह से एपिथेलियम है, तो सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम होते हैं। अब बच्चों ये क्या करते हैं, किस तरह से ना मूव करते हैं। जब ये मूव करते हैं ना बच्चों, तो अब जब हवा इनके अंदर से गुजरती है ना बच्चों, तो हवा के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स है ये उसको इंट्रैप कर लेते हैं। बच्चों ये क्या कर लेते हैं, उसको इंट्रैप कर लेते हैं, कैद कर लेते हैं। हमने इसको ध्यान में रखना है। और बच्चों फिर क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स के साथ अब उन डस्ट पार्टिकल्स को अपने म्यूकस के अंदर डालते हैं, फिर म्यूकस को डस्ट पार्टिकल्स को ना इस तरह से मूव करवाते हैं। ठीक है, फिर आपने देखा होगा अक्सर थोड़ी थोड़ी देर बाद ना, ठीक है, हमारे नोज के अंदर जो है जो डस्ट होती है, ठीक है, वो वेस्ट मटेरियल्स की शक्ल में हमारे नोज के अंदर आ जाती है, जिसको हम फिर बॉडी से नोज से बाहर निकाल देते हैं। तो वो जो असल में वही डस्ट होती है जिसको जो म्यूकस है ना ये स्वीप कर रहा होता है नीचे से सांस की नालियों से। अब उसका मकसद क्या होता है बच्चों की, जो गर्दो गुबार है वो सांस की नालियों से लंग्स के अंदर ना चली जाए, क्योंकि अगर बच्चों को लंग्स के अंदर चली गई तो वहां पे जाकर इन्फेक्शन कॉज कर देगी। तो जो इंसानों में सीलिया जो है वो ट्रेकिया की लाइनिंग में पाए जाते हैं, जहाँ पे वो स्वीप करते हैं, वो आगे की तरफ धकेलते हैं किसको, म्यूकस को, डर्ट को। म्यूकस मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको जो नजर आ रहा है जो बलगम की तरह का आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। और बच्चे यहाँ पे डर्ट, डर्ट कहते हैं गर्दो गुबार को ब्रीथिंग ट्यूब से बाहर निकालना। ठीक है, तो बस आपने ध्यान रखना है कि जो म्यूकस है ना ये आपने अपने मैट्रिक के अंदर कई जगह पे पढ़ा, स्टमक के अंदर भी म्यूकस रिलीज होता है। ठीक है, तो हमारी बहुत सारी बॉडी के पार्ट्स हैं जहाँ पे म्यूकस है वो पाया जाता है। बच्चों म्यूकस का मायने आपने बलगम, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए दे रहा हूँ, आपके लेवल पर समझाने के लिए मैं म्यूकस का मतलब जो है बलगम बता रहा हूँ, ताकि आप लोग इसे आसानी से समझ जाए। ठीक है बच्चों, लेकिन म्यूकस का मतलब बलगम नहीं होता। ये म्यूकस जो है एक किस्म का ना ये ठीक है थिक फ्लूइड होता
है जो कि हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर पाया जाता है और बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं इसके। म्यूकस हमारे स्टमक के अंदर पाया जाता है जहां पे वो हमारे मिर्दे को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है, HCl से बचाता है, ठीक है। हमारे मिर्दे को पेप्सिन एंजाइम जो थी, ठीक है, उससे बचाता है। तो वो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जो कि म्यूकस जो है वो रोल प्ले करते हैं और ये ब्राउन कलर का होता है आमतौर पे, ठीक है। अगर आप गौर करें ना इसे, ठीक है, कभी कभार अगर आप डस्ट वाले एनवायरमेंट में ना भी जाएं, ठीक है, तो आपके नोज के अंदर ना, यहाँ इस रीजन के अंदर, ठीक है, ब्राउन कलर का ना, ठीक है, कुछ चीज जमा हो जाती है। उससे फिर जब नोज को साफ करते हैं तो ब्राउन कलर की चीज निकलती है, वो असल में म्यूकस होता है, क्योंकि नॉर्मल हालत में भी सही हो रहा होता है और यहाँ पे आके जमा हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसे ध्यान रखना है। मैंने म्यूकस यहाँ पे बल्कि मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया ताकि आप लोग जो है वो आसानी से इसको यहाँ पर समझ जाएं। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला के पीछे स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा अमेजिंग इनका स्ट्रक्चर है। अगर आप लोग इसे ध्यान से समझ लेंगे तो आप लोगों को ये चीजें समझ आ जाएंगी। बच्चों मैं आपको ना सबसे पहले नीचे इसे एक डायग्राम से समझाता हूँ। देखिए मैंने आप लोगों के लिए डायग्राम ढूंढी है, इसको जो आपने देख रहे हैं। अब यहाँ पे 2 डायग्राम्स बनी हुई, आप लोग इसको नहीं देखना, ये डायग्राम हमारे काम के नहीं, हमारे काम की सिर्फ ये डायग्राम जो कि मैंने आप लोगों के लिए पिक की है। और चलिए यहाँ पे देखें, ये एक सीलिया है ना, जो फर्ज करें कि ये सीलिया या फ्लैजिला है, कोई भी है, ठीक है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही होता है। हम सीलिया की बात करते हैं, तो जो सीलिया है ना, जो छोटा है, अब उसको जब इस तरह से बच्चों काटेंगे ना, या आपको पेन नजर आ रहा है, जब इसको इस तरह से काटेंगे तो हमें क्या नजर आएगा, तो इस तरह से काट के जब मैं ऊपर से देखूंगा ना तो मुझे इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आता है। सीलिया को काट के इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आता है। और जो क्या मैं देखता हूँ कि क्या नजर आता है मुझे, तो यहाँ पे ना मुझे नजर आता है ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है। अब बच्चों यहाँ पे आपको एक सर्कल नजर आ रहा है, लेकिन एक पूरी ट्यूब्यूल है इसके अंदर, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से काटा है, जब मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो इसके पीछे ट्यूब है। मेरी बात समझ में आ रही? जब यहाँ से आप काटेंगे तो इसके पीछे पूरी ट्यूब है। तो बच्चों यहाँ एक ये माइक्रोट्यूब्यूल, एक ये माइक्रोट्यूब्यूल। अब हम देखते हैं कि 2 माइक्रोट्यूब्यूल है, 2 आपस में मिली हुई है। तो बच्चों हम इसको कहते हैं कि इन्होंने क्या बनाया हुआ है, पेयर बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है बच्चों, एक पेयर बनाया है। उस पेयर है ना जिसको हम डबलेट कहते हैं, जिसना हमने सेंट्रियोल्स के अंदर पढ़ा था। अगर आपको सेंट्रियोल्स याद हो ना बच्चों, तो सेंट्रियोल्स के अंदर हमने इसे क्या कहा था, हमने इसे ट्रिपलेट कहा था, क्योंकि वहां पे 2 नहीं, वहां पे 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स है। अगर मैं आपको सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर भी दोबारा दिखाऊं तो चलिए देखें, आप लोगों ने इसे सेंट्रियोल्स के साथ बिल्कुल मिक्स नहीं करना। यहाँ पे आप देखें, आपको नजर आ रहा है ये 3 के बच्चों, ये 1 है। अब ये ट्रिपलेट है, ये आपको नजर आ रहा है 3 ट्रिपलेट है, ये नजर आ रहा है आपको ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट है बच्चों। इस तरह के 9 ट्रिपलेट्स हैं यहाँ पे। कितने ट्रिपलेट्स हैं, 9 ट्रिपलेट्स। और बच्चों अंदर से बिल्कुल खाली है, अंदर कुछ भी नहीं है, 9 ट्रिपलेट्स है। हमने इसको ज़हन में रखना है, सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर के साथ इसको हरगिज मिक्स नहीं करना। अब बच्चों वहां पे 9 ट्रिपलेट्स है, लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे डबलेट्स हैं। कितने डबलेट्स है, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। बच्चों कितने हो गए, 9 डबलेट्स हैं, ठीक है। मतलब 9 2 के जोड़े हैं, वहां पे 9 3 के जोड़े थे, एक फर्क हो गया। अच्छा बच्चों अब क्या होता है, इनका सबसे बाहर ना, इस तरह से बाहर वाली ना पूरी सर्कल के अंदर ना 9 डबलेट, ठीक है, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स के जोड़े अरेंज होकर ना एक सर्कल की शक्ल बना लेते हैं। अब जो होता क्या है, फिर उनके सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, अलग से होते हैं, मतलब यहाँ पे वो जोड़ों की शक्ल में नहीं होती, ये अलग माइक्रोट्यूब्यूल है, एक अलग माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है। तो बच्चों अब जो स्ट्रक्चर है ना इसका, इसको हम इस तरह से लिखते हैं 9+2। अब इसके स्ट्रक्चर को किस तरह से लिखते हैं, 9+2। 9 मतलब 9 पेयर्स हैं, किसके पेयर्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के, जो कि बाहर की तरफ मौजूद है। और बच्चों 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे पास ऐसे हैं, ठीक है, जो कि कहां पे मौजूद हैं, सेंटर में मौजूद है, एक ही और दूसरी है। तो आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है कि इसको हम 9+2 के स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों आप यहाँ पे देखें, जो माइक्रोट्यूब्यूल है ना, ये आपस में यहाँ पे जुड़ी हुई है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। आपको नजर आ रहा है, ये वाली इसके साथ जुड़ी हुई है, ये वाली इसके साथ जुड़ी हुई है, ये वाली इसके साथ जुड़ी हुई है। बच्चों इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये ताकि सारी की सारी आपस में अटैच रहे। और जब सीलिया ने मूव करना है ना, जब सीलिया ने मूव करना है तो मूवमेंट में बच्चों प्रोटीन उससे मदद करती है। बच्चों जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, ये प्रोटीन बनाती है, इसे कहते हैं डाइनिन प्रोटीन। क्या कहते हैं बच्चों, डाइनिन प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। जो कि कहां पे मौजूद होती है बच्चों, जो कि इसके सरकमफेरेंस के अराउंड मौजूद होती है। जो सरकमफेरेंस आपको बताया ना, एक सर्कल है, आपको पता है सर्कल की जो बाउंड्री होती है इसे उसका सरकमफेरेंस कहते हैं। तो जो इसकी बाउंड्री है ना बच्चों, इसकी बाउंड्री के अक्रॉस, मतलब इसकी बाउंड्री में ही बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसकी बाउंड्री के अंदर क्या मौजूद है, डाइनिन प्रोटीन मौजूद होती है। जो कि बच्चों 2 ये जो पेयर्स है ना, इनके दरमियान एक ब्रिज का काम करती है। क्या करती है, जो गैप है ना, इसमें एक ब्रिज का काम करती है, पुल का काम करती है, दोनों को आपस में जोड़ती है, ठीक है। इसको आपने इसको ध्यान में रखना है, ठीक है, डाइनिन प्रोटीन। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, वैसे 2 है, आउटर है, एक आपको ये वाली नजर आ रही है, एक इनर नजर आ रही है, ठीक है। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर हमारे पास होता है जिसे हम रेडियल स्पोक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियल स्पोक्स कहते हैं। अब आप पूछो, आपको पता है कि रेडियल स्पोक्स, रेडियस क्या होता है, रेडियस का कंसेप्ट ही लेना। अगर आप ये सर्कल का सेंटर है, सर्कल की बाउंड्री से सेंटर के दरमियान में कोई भी फासला है बच्चों, वो क्या कहलाता है, वो रेडियस कहलाता है। तो वहीं से लफ्ज निकला रेडियल। अब बच्चों इसमें होता है क्या है, आप इसे एक सर्कल समझ लें। जो एक सर्कल में बच्चों एक ये पेयर है, एक पेयर है ना जो बच्चों, अब ये सेंटर के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है। क्या हुआ बच्चों,
यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो बच्चों ये जो स्ट्रक्चर इन्हें आपस में जोड़ रहा है ना, जो आपको नजर आ रहा है बच्चों, इसे हम नाम देते हैं रेडियल स्पोक्स का। किसका नाम देते हैं? रेडियल स्पोक्स का। तो आप लोगों ने इसे ध्यान में रखना है, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इसका। अब बच्चों आए हम इसको थ्योरी से पढ़ते हैं और इससे आपको ये चीजें जो है मजीद क्लियर हो जाएंगी। बच्चों लास्ट में एक और चीज, जो आपको नजर आ रहा है ना सील, ये बाहर वाली इसकी क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है। क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। और बच्चों सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी स्ट्रक्चर है बच्चों, इसको हम नाम देते हैं एक्सोनीम। किसका नाम देते हैं? एक्सोनीम का नाम देते हैं। ठीक है बच्चों, जो ये इसके अंदर जो कुछ मतलब यहाँ पे देखें, ये 9 डबलेट्स हो गए, 2 अंदर वाली माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गई, डाइनिन प्रोटीन हो गई, जो इसके अलावा यहाँ पे रेडियो स्पोक्स जो आपको नजर आ रहे हैं, उन सबको मिलाकर ना हम एक नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं एक्सोनीम। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। जो आए अब हम इसको जो है वो तफसील से स्टडी करते हैं। यहाँ देखें स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला में सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ एक्सोनीम। एक्सोनीम क्या होता है बच्चों? द कोर ऑफ यूकैरियोटिक सीलिया एंड फ्लैजेला इज कॉल्ड एक्सोनीम। कंटेनिंग्स गलती से लिखा हुआ, आप लोगों ने इसे नहीं लिखना। ठीक है, जो कोर होता है ना यूकैरियोटिक सीलिया और फ्लैजेला का बच्चों, इसे हम किसका नाम देते हैं? इसे हम एक्सोनीम का नाम देते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया भी है। बच्चों यहाँ पे देखें ये एक सीलिया है और बच्चों ये इसका कोर है। कोर मतलब इसके, ठीक है, इसके अंदर जो कुछ भी पड़ा हुआ है ना, ये सारे का सारा क्या कहलाता है? एक्सोनीम कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखें बच्चों, अगली लाइन क्या है? वो कहते हैं इट कंटेन्स 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसमें 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं दैट आर सराउंडेड बाय एन 8 रिंग ऑफ एन आउटर रिंग ऑफ 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल। बच्चों इसके सेंटर में कितनी? 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं दैट आर सराउंडेड, जिनको घेरा हुआ आता है बाहर, बाहर रिंग, आउटर रिंग होती है कितने? 9 डबलेट, मतलब 9 दो दो के जोड़े होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के। बच्चे भी मैंने आपको डायग्राम से समझा दिया। बच्चों यहाँ पे देखें, आप लोगों को नजर आ रहे हैं ये 2 सेंटर में है और इसके बाहर एक आउटर रिंग है प्रॉपर। और ये कितने हैं बच्चों? इसके अंदर 9 डबलेट्स हैं। ठीक है, किसके डबलेट्स हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स के डबलेट्स हैं। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी भी समझ आ गई होगी। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड्स द एंटायर एक्सोनीम। जो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सारे के सारे एक्सोनीम को क्या करती है? सराउंड करके रखती है। बच्चों ये कौन सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है? देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। फर्स्ट करें, आपको ये नजर आ रहा है स्ट्रक्चर जो है ये, ठीक है, आप पैरामीशियम है। बच्चों पैरामीशियम की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली सीलिया बना रही होती है। समझ आ रही? देखिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ करूँ इस तरह से। बच्चे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे एक सेंट्रियोल पड़ा होता है जो कि इसकी बेसल बॉडी है, और उस सेंट्रियोल से बच्चों यहाँ पे ऊपर की तरफ 9 डबलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एक आउटर रिंग बनाते हैं। फिर उनके सेंटर में बच्चों 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। ठीक है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम किसका नाम देते हैं? एक्सोनीम का नाम देते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उन्हें घेरा हुआ होता है, जो कि उस ऑर्गेनिज्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो आपने इसको भी ध्यान में रखना है कि जो एंटायर एक्सोनीम है ना, वो सारे का सारा एक्सोनीम उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड करके रखती है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है डाइनिन मॉलिक्यूल्स। अब बच्चों डाइनिन मॉलिक्यूल्स जो है, अब ये जो लफ्ज है ना, ये आपके लिए नया नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर के अंदर भी एक ये लफ्ज जो है बताया था। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है, ये मैंने इससे पिछले लेक्चर के अंदर जो साइटोस्केलेटन का हमारा लेक्चर था, वहां पे मैंने आपको जब माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़ाए थे, तो बच्चों मैंने आपको बताया था माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो हाईवे का काम करते हैं। अब बच्चों जो हाईवे है, आप ये समझो माइक्रोट्यूब्यूल्स एक सड़क है। अब इस सड़क के ऊपर ना बच्चों यहाँ पे कुछ प्रोटीन है। बच्चों प्रोटीन गाड़ियों का काम करती हैं। ठीक है, और ये जो ऑर्गेनाइज है ना, ये पैसेंजर्स हैं। अब पैसेंजर्स ने कहीं पे भी जाना है तो इस सड़क के ऊपर ये गाड़ियां इन्हें लेके जाएंगी। तो बच्चों गाड़ियां कौन है? प्रोटीन है। देखें एक यहाँ पे डाइनिन प्रोटीन यहाँ पे लिखी हुई है और ये काइनेसिन प्रोटीन है। जो डाइनिन प्रोटीन जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ मौजूद होती है, तो आपने इसको भी ध्यान में रखना है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? सीलिया और फ्लैजेला पढ़ रहे हैं। सीलिया और फ्लैजेला बच्चों किससे मिलकर बने होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने होते हैं। तो इसके साथ भी डाइनिन प्रोटीन जो है मौजूद होंगी। तो बच्चों डाइनिन प्रोटीन जो है आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है। इसका एक काम है कि सड़कों के ऊपर ना गाड़ियों के तौर पर एक्ट करते हैं, जो कि ऑर्गेनाइज डाइनिन भी और काइनेसिन भी। ये मैंने आपको कल के लेक्चर में भी पढ़ाया था। तो आप लोगों ने इन चीजों को ध्यान में रखना है। टर्म्स आप लोगों के लिए बिल्कुल भी न्यू नहीं है, आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। तो बच्चे हम देखें डाइनिन मॉलिक्यूल्स आर लोकेटेड अराउंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द एक्सोनीम। जो डाइनिन मॉलिक्यूल्स होती हैं, तो इस सर्कमफेरेंस है ना, जो सर्कमफेरेंस किसे कहते हैं? बाउंड्री को। एक्सोनीम की जो बाउंड्री है ना, उसके अराउंड, उसके इर्द गिर्द मौजूद होती है। These dynein molecules bridge the gaps between adjacent microtubule doublets। जो मूलिका adjacent microtubules के जो पेयर्स है ना, जो डबलेट्स हैं, उनके दरमियान जो गैप है, इसको क्या करती है? उसके ऊपर एज अ ब्रिज एक्ट करती है, पुल के तौर पर काम करती है। बच्चे यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है ये डाइनिन, हमारे पास डाइनिन प्रोटीन्स हैं, डाइनिन मॉलिक्यूल्स हैं। ये बच्चों डबलेट्स के दरमियान जो गैप है ना, यहाँ पे ब्रिज के तौर पर एक्ट कर रही है। ठीक है, आप किस तरह देख सकते हैं, कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं अलोंग द सर्कमफेरेंस जो है मौजूद है। ठीक है, तो आप लोगों ने इनको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला में जो हम अगली हेडिंग देंगे वो 9+4 स्ट्रक्चर। बच्चों मैंने आपको ये भी बता दिया कि बायोलॉजिस्ट जो है
वो रेफर करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को 9+2 स्ट्रक्चर से। 9 का मतलब क्या है बच्चों, 9 डबलेट्स हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, जो कि एक्सोनिम की सरकमफेरेंस, एक्सोनिम की बाउंड्री, एक्सोनिम के बाहर एक आउटर रिंग बनाते हैं, ठीक है। और बच्चों दो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो कि सेंटर में मौजूद होती हैं, ठीक है। इसे हम 9+2 के स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो आपसे पेपर में पूछ ले कि एक्सप्लेन 9+2 स्ट्रक्चर, तो आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, आप लोगों ने सिंपल सीलिया के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है। इसके लास्ट पे हमारे पास बेसल बॉडी है। वो जो बेसल बॉडी क्या होती है, वो पॉइंट है जहां से सीलिया और फ्लैजेला अराइज करते हैं, देखिए। एट द बेस ऑफ द सीलियम, सीलियम मतलब सीलिया का सिंगुलर है, सीलियम की बेस से इट्स ओरिजिनेटिंग, इट्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। ऑर्गेनाइजिंग सेंटर से क्या मराद है बच्चों, वो सेंटर जो कि इसको बना रहा है, इसको तरतीब दे रहा है बच्चों, वो क्या है, वो बेसल बॉडी कहलाता है। बेसल बॉडी यहाँ पे मौजूद होता है एंड इज प्रेजेंट। बच्चों आपको पता है कि वो बेसल बॉडी क्या होता है, वो बेसल बॉडी जो है वो सेंट्रियोल होते हैं, ठीक है। और सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर आपको पता है कि सेंट्रियोल के सराउंडिंग में 9 ट्रिपलेट्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के। क्या होते हैं बच्चों, 9 ट्रिपलेट्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, ठीक है। तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है बच्चों। आप देखें बेसल बॉडी हैज द सेम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द आउटर रिंग ऑफ एक्सोनियम। अब बच्चों देखें, वो कहता है जिस तरह इनके एक्सोनियम के आउटर रिंग का स्ट्रक्चर होता है ना, बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पे क्या होते हैं, 9 डबलेट्स होते हैं। बेसल बॉडी का इसी तरह से बुनियादी स्ट्रक्चर होता है, बट लेकिन फर्क क्या आता है, ईच ऑफ द 9 सेट्स ऑफ आउटर फिलामेंट्स, जो बच्चों बाहर वाले जो फिलामेंट्स होते हैं ना, जहाँ पे 9 सेट्स होते हैं, वो 2 माइक्रोट्यूब्यूल से नहीं, मतलब वो डबलेट नहीं होते हैं। सेंट्रियोल्स के अंदर वो क्या होते हैं बच्चों, वो ट्रिपलेट्स होते हैं। यहाँ पे वही कहता है, बट ईच ऑफ द 9 सेट्स ऑफ आउटर फिलामेंट्स, जो बाहर वाले जो फिलामेंट्स है ना, उसके जो 9 सेट्स होते हैं, कंपोज्ड ऑफ 3 माइक्रोट्यूब्यूल, जो 3 माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने होते हैं, रादर देन डबलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स की बजाय। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों, द बेसल बॉडी इज एक्चुअली द सेंट्रियोल। बेसल बॉडी और कुछ नहीं होता, वो दरअसल हकीकत में होता ही क्या है, वो सेंट्रियोल होता है। तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से ज़हन में रखना है। बेसिलिया की जो बुनियाद है, यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजिंग सेंटर मौजूद होता है जिसे बेसल बॉडी कहते हैं। बेसल बॉडी क्या है, सेंट्रियोल। अब यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के बस इसको बयान कर रहा है। बेसल बॉडी हकीकत में सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर आपको पता है कि वहां पे 9 ट्रिपलेट्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, जो कि उसको आउटर रिंग ऑफ फिलामेंट्स को बनाते हैं, जो कि इसको सराउंड करते हैं बाहर से, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताते हैं कि बेसल बॉडी का सेम बुनियादी वही स्ट्रक्चर होता है जो कि एक्सोनिम। एक्सोनिम मतलब जो कि कोर है, सीलिया के सेंटर में जो भी चीजें पड़ी हुई है, वो उसका एक्सोनिम है। तो वो जो एक्सोनिम का जो बुनियादी स्ट्रक्चर होता है, सेम इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन फर्क क्या आता है कि यहाँ पे जो 9 सेट्स, अब देखिए 9 सेट सीलिया के अंदर भी और फ्लैजेला के अंदर भी, लेकिन सीलिया के जो 9 सेट्स है ना, वो डबलेट है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, जबकि जो सेंट्रियोल्स के जो 9 सेट्स हैं बच्चों, वो क्या है बच्चों, वो ट्रिपलेट्स है माइक्रोट्यूब्यूल्स के। तो आप लोगों ने इसे ध्यान में रखना है, क्लियर। अब बच्चों ये वो डायग्राम है जो कि आप लोगों को बुक के अंदर बनी हुई है। मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगा कि आप वो डायग्राम जो कि मैंने आपको पहले दिखाए थे ना, आप लोग वो ड्रॉ करें। बच्चों यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये सीलिया को उन्होंने इस तरह से ना काटा हुआ है, जिसमें आपको यहाँ पे खूबसूरत स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ये इसका बेसल बॉडी है, यहाँ पे सेंट्रियोल पड़ा हुआ है, और बच्चों इस सेंट्रियोल से अराइज हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, आपको नजर आ रहा है ये डबलेट्स हैं, ये कितने 9 डबलेट्स हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, और बच्चों 2 सेंटर में पड़ा हुआ है, ये अलग है, ठीक है, अलग अलग है, समझ आ रही। इसी वजह से हम इसे 9+2 कहते हैं। आपने इसे 9+1 नहीं लिखना, एक पेयर नहीं है, दोनों अलग अलग है, ठीक है, इसको आपने जहन में रखना है। तो बच्चों इसके दरमियान आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, यहाँ पे प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, जिसे हम डाइनिन प्रोटीन्स या डाइनिन मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और बच्चों यहाँ पे रेडियल स्पोक्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी है बच्चों, उसी जानदार की जिसकी ये सीलियां हैं, ठीक है, उसी जानदार के प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिन्होंने इसको कवर किया होता है। देखिए डाइनिन आर्म्स, और ये आउटर माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे बड़ा क्लियर उसने यहाँ पे डायग्राम को सीधा करके दिखा दिया है। देखिए आउटर माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट, और ये रेडियल स्पोक्स देखिए कितने खूबसूरत तरीके से आपको नजर आ रहे हैं कि रेडियल स्पोक्स ने क्या हुआ है, ये जो सराउंडिंग वाले, आउटर रिंग वाले, सर्कमफेरेंस वाले, मैं बार बार लफ्जों को इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि लफ्ज हमारी बुक के अंदर इस्तेमाल किए ताकि आप लोगों को लफ्ज याद रहे। ये आउटर रिंग है जो फिलामेंट्स की, ये जो सर्कमफेरेंस वाले हैं, जो इनको वो सेंटर वालों से क्या करके रखता है, जोड़ के रखता है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज आप देखेंगे, डाइनिन आर्म्स, ठीक है, डाइनिन आर्म्स। अब देखें यहाँ पे अलग अलग डाइनिन प्रोटीन्स, डाइनिन आर्म्स, डाइनिन मॉलिक्यूल्स, कुछ भी इस्तेमाल कर ले लफ्ज, आप लोगों ने ध्यान में रखना है बच्चों। यहाँ पे आप जब देखते हैं तो आपको ऐसा बजाहिर ऐसा लगता है कि ये जो आउटर रिंग है ना, आउटर रिंग के जो डबलेट्स हैं, ये इस डाइनिन आर्म्स के जरिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़े होंगे, बल्कि बच्चों हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ नहीं जुड़े होते, बल्कि ये इनके दरमियान का जो गैप है ना, इसको कवर कर रहे होते हैं। तो ये डायग्राम में आप समझें कि यहाँ पे, ठीक है, विजुअल एरर हो सकता है डायग्राम, ठीक है, डायग्राम का एरर हो सकता है, लेकिन इसको आपने ध्यान में रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़े नहीं होते। डाइनिन आर्म्स जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ नहीं जुड़ते, इसको आपने ध्यान में रखना है। इसको आपने आपस में जोड़ना है, आपस में जोड़ के इसको आपने दिखाना, जिससे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना, ग्रीन कलर के आपको नजर आ रहे हैं, तो इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको ड्रॉ करना है। मैंने आपको दिखाया था ना, एक इनर होता है डाइनिन, दो होते हैं, एक अंदर वाली साइड पे होता है और एक आउटर वाली साइड पे होता है। आउटर वाली साइड उसने थोड़ी सी बाहर कर दिया डायग्राम बनाते हुए, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है कि दोनों ही जो है डबलेट्स को आपस में बाइंड करने का काम करते हैं, इसको आपने ध्यान में रखना है। मुझे नेक्स्ट हमारे पास यूकेरियोटिक फ्लैजेला। मैंने आपको बताया कि यूकेरियोट्स के अंदर जो है वो फ्लैजेला किसके अंदर मौजूद होता है,
यूग्लिना के अंदर भी मौजूद होता है बच्चों। इसके अलावा कहाँ पे मौजूद होता है, इसके अलावा स्पर्म सेल के अंदर भी मौजूद होता है। तो स्पर्म सेल बच्चों मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, ये स्पर्म सेल है, इसका हेड होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसका फ्लैजेला आपको नजर आ रहा है, फ्लैजेला में बच्चों आपको सेम वही स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और इसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर पाया जा रहा है ये बच्चों क्या है, एक्सोनीम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको ध्यान में रखना है, तो ये एक्सोनीम है बच्चों। यहाँ पे देखा हमने दो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स ड्रॉ नहीं किए, मेरे यहाँ पे भी दो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं, क्लियर। तो बच्चों देखें नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर या डायग्राम मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप लोग जो है इसी डायग्राम को क्या करें, ड्रॉ करें। तो आप लोगों ने इसी डायग्राम को अच्छी तरीके से ड्रॉ करना है, क्योंकि आसान है और दिखने में भी आसान है और आपके लिए बनाने में भी सिंपल होगी और आप इसे बड़े आराम से ड्रॉ कर लेंगे, क्लियर। अब जो नेक्स्ट देखें सीलिया और फ्लैजेला की ना मूवमेंट्स हैं, ठीक है। अब इनके मूवमेंट्स को ना मैं आप इससे अगली स्लाइड के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो देखें प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला की मतलब आपने ध्यान में रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला है ना उसका स्ट्रक्चर इस तरह से नहीं होता। जो मैंने अभी आपको जितना भी पढ़ाया ना बच्चों, इस सारे का सारा यूकैरियोटिक सीलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर था। जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला का स्ट्रक्चर बिल्कुल भी इस तरह से नहीं होता। प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला है ना बच्चों, वो खास किस्म के प्रोटीन से मिलकर बना होता है जिसे हम फ्लैजिलिन प्रोटीन कहते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला किससे मिलकर बना होता है बच्चों, खास किस्म की प्रोटीन से मिलकर बना होता है जिसे हम फ्लैजिलिन कहते हैं। प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला हैव अ कंप्लीट डिफरेंट स्ट्रक्चर, उसका एक मुकम्मल तौर पर अलग स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एक प्रोटीन से मिलकर बनता है जिसे हम फ्लैजिलिन प्रोटीन कहते हैं बच्चों। उसके बाद लास्ट है ना, जब आप डिफरेंस को कर लेंगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस कर लेंगे तो बच्चों लास्ट में फिर एक डायग्राम बनी हुई है, वहां पे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला का ना फर्क बताया हुआ है, आपने इसको ज़हन में रखना है बच्चों। यहाँ पे देखें ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है, एक प्रोकैरियोट है, ये बैक्टीरिया है। अब बच्चों बैक्टीरिया का फ्लैजेला किस तरह से होता है, यहाँ पे देखें बैक्टीरिया है बच्चों, आपको पता है कि बैक्टीरिया का आउटर वॉल जो है ये क्या होगी, उसकी सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन से बाहर सेल वॉल भी होती है, लेकिन बेसल बॉडी, जो बेसल बॉडी है ना, जो बेसल बॉडी असल में सेल मेम्ब्रेन के नीचे मौजूद होती है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बच्चों ये सेल मेम्ब्रेन है, आपको जो यहाँ पे नजर आ रही है, यहाँ पे उसने पार्ट को थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ कर दिया। देखिए ये सेल मेम्ब्रेन है बच्चों जो आपको नजर आ रही है, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन से नीचे यहाँ पे बच्चों अब देखें इसमें क्या बेसल बॉडी मौजूद होगी, बताएं मुझे, इसमें बेसल बॉडी मौजूद होगी बच्चों, इसमें बेसल बॉडी मौजूद नहीं होगी। क्यों, बेसल बॉडी क्या है, बेसल बॉडी होते हैं सेंट्रियोल्स होते हैं, और सेंट्रियोल्स जो है वो तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए नहीं जाते। मैंने भी आपको बताया कि बेसल बॉडी जो है उसका जनरल स्ट्रक्चर यही होता है कि वो सेल मेम्ब्रेन के नीचे मौजूद होती है, ठीक है। अब यहाँ पे बेसल बॉडी नहीं होगी बच्चों, बल्कि क्या होगा कि बेसल बॉडी की तरह की एक प्रोटीन होगी, ठीक है, जो कि बेसल बॉडी का काम करेगी। उस प्रोटीन का नाम क्या होगा बच्चों, फ्लैजेलिन प्रोटीन। क्या नाम होगा, फ्लैजेलिन प्रोटीन। तो बच्चों असल में सेल मेम्ब्रेन के नीचे मौजूद होगी, देखिए आपको यहाँ पे नजर आ रहा है बच्चों। उसके बाद ये एक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम कहते हैं मोटर। यहाँ पे इसका नाम नहीं लिखा हुआ, इसे मोटर कहते हैं बच्चों। ये आपको नजर आ रहा है, ये जो थोड़ा सा बेंड है, बेंड वाइस है, इसको हम हुक कहते हैं। क्या कहते हैं, हुक। हुक आमतौर पर इस तरह कोई टेढ़ा हिस्सा होता है, इसे हम हुक कहते हैं। हुक के बाद बच्चों ये आप पूरा नजर आ रहा है, ये फिलामेंट होता है। अब बच्चों ये मूव कैसे करते हैं, मूव करते हैं प्रोपेलर के जरिए। प्रोपेलर क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे ठीक है पिक्चर से दिखा देता हूँ बच्चों। आप देखिए आपके सामने एक प्लेन नजर आ रहा है, इसके बाहर ये ठीक है जो आपको पंखा नजर आ रहा है बच्चों, ये क्या करते हैं, प्रोपेल करते हैं, तेजी से घूमता है ना बच्चों ये, ठीक है। तो ये क्या करता है बच्चों, प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से प्लेन आगे की तरफ मूव करता है, समझ आ रही। तो बच्चों यहाँ पे भी ना होता यही है कि ये मोटर है और ये सेल मेम्ब्रेन है। अब बच्चों ये हुक है और हुक के आगे फिलामेंट है। बच्चों मोटर क्या करती है, इसके अंदर खास किस्म का मैकेनिज्म है, इसकी वजह से मोटर इस तरह से ना गोल गोल मूव करती है। वो गोल मूव करती है ना, तो इनका देखिए यहाँ पे फ्लैजेला की मूवमेंट आपको नजर आ रही है कि कितने खूबसूरत तरीके से बताया कि सर्कल में मतलब इस तरह से मूव करते हैं, वो इस तरह से मूव करते हैं ना बच्चों। तो ये प्रोपेलर का काम करते हैं और बैक्टीरिया जो है वो आगे प्रोपेल होता है, ठीक है, ये इसकी मूवमेंट है बच्चों। जबकि अगर आप यूकैरियोट में देखेंगे ना, यूकैरियोट का फ्लैजेला आप देखें, तो यूकैरियोट फ्लैजेला आपको पता है कि उसका एक खास स्ट्रक्चर होता है प्रॉपर। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं 9+2 अरे ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं इसके अंदर। यहाँ पे आप देखें 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं इसके डबलेट सराउंडिंग में होते हैं, 2 सेंटर में होते हैं, ठीक है। और डाइनिन मॉलिक्यूल्स और रेडियल स्पॉक्स, ठीक है, ये सारा स्ट्रक्चर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। बच्चे पूरे को पूरे हम एक्सोनियम कहते हैं, ठीक है। क्या है यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इसके 9 आउटर फिलामेंट्स होते हैं, 2 सेंटर में होते हैं। तो बच्चे यहाँ पे ना इस तरह से होते हैं, 4 फिलामेंट एक साइड में, 5 फिलामेंट एक साइड पे। अब जब ये 4 फिलामेंट थे ना, जब ये इस तरह से मूव करते हैं, जो फ्लैजेला है जो एक साइड में मूव कर जाते हैं, तो जब अगले 5 फिलामेंट्स जब कॉन्टेक्ट करते हैं तो दूसरी साइड पे मूव कर जाते हैं। इनकी ना इस तरह से टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है। जब टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है ना, तो इस ये फिर जानदार जो है वो आगे की तरफ क्या करता है, मूव करता है। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे प्रोकैरियोट में जो फ्लैजेला की मूवमेंट है वो क्या होती है, इस तरह प्रोपेलर की तरह होती है, ठीक है, उस तरह से सर्कल में मूव करता है। और यहाँ पे क्या करता है, टू एंड फ्रो, आगे और पीछे मूव करता है। तो ये बच्चों ये इन दोनों के दरमियान फर्क है, बहुत आसान है। डायग्राम में से आपको मुश्किल लग रही है, दोनों बहुत आसान है। बस आपने इसको ध्यान में रखना है कि प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला अगर आपसे पूछे ना, तो आपने साथ बता देना कि प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला जो है वो खास किस्म की प्रोटीन जिसे हम फ्लैजेलिन कहते हैं, इससे मिलकर बना होता है। इसके अलावा बच्चों जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला है ना, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट, हुक और उसके बाद यहाँ पे इसे मोटर कहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की अच्छी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।